हमारी स्क्रीन पर, दर्शक कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसलिए हमने पार्टी का नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एलजेपी, आरजेडी और जेडीयू, तीनों का रंग जो है वो हरे का अलग अलग शेड है। भाजपा जो है मधुबनी में बेनीपट्टी में आगे चल रही है और राजनगर में आगे चल रही है। कोई कंफ्यूजन नहीं, बेनीपट्टी से विनोद नारायण जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इसलिए वो जो है यहाँ पर, इसलिए वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और फूल पारस की भी बात करें तो यहाँ पर भी कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था। अभी तक जितने भी ट्रेंड्स दिखाई दे रहे, कम से कम जितना मेरा आकलन था, कुछ उसी तरीके का दिखाई दे रहा है, कोई बहुत मेजर हैरानी अभी हो रही है। अभी तक के ट्रेंड्स के मुताबिक देखिए, यहाँ पर जेडीयू पीछे है, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 जा चुकी है। सरप्राइज होंगे शायद विजय लक्ष्मी इस तरह के ट्रेंड को देखकर खुद कांग्रेस भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनिशियल ट्रेंड्स तो काफी एनकरेजिंग कांग्रेस पार्टी को भी लग रहे होंगे, क्योंकि 25 से 30 जिस तरह से मैंने कहा कि खुद का उनका आकलन है। लेकिन अगर शुरुआत की अगर हम बात करें, जो शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, हालांकि पोस्टल बैलेट है, जरूर एनकरेजिंग है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल। अच्छा, बिस्वी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, अभी उसका ट्रेंड आया है, यहाँ से विनोद नारायण आगे, माफ कीजिए, दूसरे कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, जबकि हम बहुत ज्यादा प्लूरल्स पार्टी की जो नेता हैं उनकी हम बात कर रहे थे। पुष्पम प्रिया को लेकर खूब सारी जो है टॉकिंग पॉइंट्स थे, कहां गए? लेकिन वो सिर्फ सीमांचल को लेकर अब आगे हैं, सीमांचल को लेकर यहाँ पर ट्रेंड्स आ गए हैं। आनंद जी, क्या आप सरप्राइज हो रहे हैं ये देखते हुए कि ठाकुरगंज में आरजेडी और किशनगंज में आईएनसी, मतलब कांग्रेस और कोचाधामन में भी आरजेडी फिलहाल आगे नजर आ रही है? कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लग रहा है, कुछ लगता है बड़ा बदलाव इस बार सीमांचल में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आनंद जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है सीमांचल में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है बदलाव। और जो इसके सिवा देखिए, हम सीट की बात करें, लेकिन बार बार जो एक अंडरलाइन करने वाली बात है, जो देवेंद्र यहाँ बार बार बोल रहे हैं, देखिए ये, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ 43 सीट्स हुई हैं, तो अभी तो 200 सीटों का रुझान बचा हुआ है। हम बहुत इनिशियल स्टेज पे बात कर रहे हैं। 2 बातें मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। एक बात जो देवेंद्र बार बार बोल रहे हैं कि अगर सवर्ण वोट एमवाई के सिवा आरजेडी के पास गया है, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। जैसा आप लोग को दूसरे स्टेट का याद होगा कि 1 बजे 1:30 बजे के आसपास फिर जब नेक टू नेक पूरा मामला चलता है कि 1 सीट आगे, 2 सीटें आगे, तब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रोमांच पैदा हो जाएगा। वही जो हम बात करते हैं मधुबनी की, ऐसा नहीं है कि सवर्ण सीट आरजेडी को चला गया है, कई सारी सीटों पे गया है। अब सवर्ण वोट की बात कर रहा हूं, सवर्ण वोट कई सारे वो, लेकिन अगर हम सीमांचल की बात करें तो अभी तक जो रुझान है, ये रुझान बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, और क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। और सीमांचल के बारे में जो माना जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर काम करेगा, इंडिया का जो आकलन है ग्राउंड पे भी ये समझ में आया कि वो फैक्टर काम नहीं किया है। ये पिछली बार भी इसने काम नहीं किया था, इस बार भी काम नहीं किया। दरअसल ये एक सवाल है जो कि कई बार लोग पूछते हैं, बिहार का मुसलमान वोटर और देश के अन्य राज्यों के मुसलमान वोटर में कितना एक वीआईपी ट्रेंड आ गया। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं राघोपुर की अपनी सीट से। कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, कोई आश्चर्य नहीं। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, उनके भाई की सीट आएगी, उसको जरा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट वहां भी दुविधा बहुत कम दिखाई दे रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा। निश्चित तौर पर अगर बिहार के मुसलमानों की बात करें तो वहां ज्यादा समझदारी दिखती है बिखराव के संदर्भ में, कि वहां बिखराव बिल्कुल नहीं होता है। वो ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में नहीं जाते, उनको पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे ही उनको ये समझ में आता है कि इनको वोट देने में बिखराव होगा, वो वोट नहीं करते। और ये बिहार के किसी भी जिले में अगर हम देख लें तो ये पैटर्न देखने को मिलता है कि आप 4 मुस्लिम कैंडिडेट दीजिए, लेकिन वो देंगे उसी को जिनको ये समझ में आता है कि इसको देने से सीट। चलिए एक बार हम मगध की सीटों की बात करेंगे। पहले पटना शहर की बात करते हैं। पटना आमतौर पर धारणा है बीजेपी के साथ जाता है। मोकामा में आरजेडी हमने जिक्र कर लिया, ये अगर जेडीयू में रहते तो जेडीयू में चले जाते। बाढ़ बीजेपी, पटना साहिब बीजेपी। नंदकिशोर यादव जो कि वहां पे पथ निर्माण मंत्री हैं, हालांकि इस बार माना यह जा रहा था कि उन्हें बहुत आसान सीट नहीं है उनके लिए, और वो भी तब जबकि जो उनके अपोजिशन का जो कैंडिडेट है वो बाहर से आया हुआ है, वो पटना के रहने वाले नहीं है, वो सानी अति पिछड़ा नेता है, बाहर से आके रख दिया गया। फिर भी ये माना जा रहा था कि नंदकिशोर यादव को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है फाइनली, लेकिन ये मान रही है बीजेपी कि आखिरकार ये सीट भी निकल जाएगी। पटना में बीजेपी लीड कर रही है इस वक्त, और ये ट्रेंड रह सकता है निश्चित तौर पर। पटना की बात कर लें तो आप पटना साहिब की, लेकिन अगर पिछले 6 बार से जैसे आप दानापुर की तरफ जाएंगे, जैसे आप मनेर की तरफ जाएंगे, ये दोनों सीटें तो एकदम फंसी हुई हैं, 2 सीटें आरजेडी की तरफ है, जहां पर आरजेडी का यहाँ पर होगा। बख्तियारपुर, दानापुर, मनेर, ये आरजेडी की तरफ। यहाँ तक कि इस बार अगर देखें तो शायद हो सकता है बांकीपुर में भी, बांकीपुर आखिरकार नितिन नहीं निकालेंगे, दिग्गज संजीव चौरसिया निकाल लेंगे, लेकिन वो जो 3 सीट हम लोग बात कर रहे हैं, दानापुर, मनेर, बख्तियारपुर, ये तो तय दिख रहा है कि आरजेडी दानापुर में आपकी बात से एग्री करता हूं, क्योंकि जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं बाहुबली है, बाहुबली है, और वहां पर एक बहुत बड़ा जो इलाका पड़ता है दानापुर का,
अच्छा इसमें तो अभी आप सिवान गए थे, सिवान की बात कर लें जरा। अच्छा सिवान से तो देवेंद्र भी आते हैं। ठीक है, ये देखिए सीपीआई-एमएल की एक सीट आगे हुई है, सीपीआई-एमएल जीरादेई से सीपीआई तय माना जा रहा है कि सीपीआई-एमएल जीरादेई जीतेगी, इसके अलावा दरौली जीतेगी सिवान में। ये 2 सीटें तो सीधे जीतेगी। रघुनाथपुर जो आरजेडी का ट्रेंड आप देख रहे हैं वो एकदम तय माना जा रहा है कि वो आरजेडी के पास जाएगी। वहां पे एलजेपी डैमेज कर रहा है बहुत ज्यादा एनडीए को। मनोज सिंह जो कि बीजेपी के नेता हुआ करते थे, वहां पे उन्होंने चुनाव लड़ा और लगभग माना यह जा रहा है कि 15 से 17 हजार ठाकुर वोट उन्होंने खींचा अपनी तरफ। अगर ऐसा हुआ तो ये तय है कि आरजेडी बहुत आसानी से। एक सीट जिस पर मेरी बड़ी दिलचस्पी है महाराजगंज, इसके बारे में आपकी क्या राय है? निश्चित तौर पर महाराजगंज में ट्रायंगुलर फाइट है और यहाँ पे एलजेपी डैमेज कर रही है जेडीयू की संभावना को। देवेश रंजन जो कि बीजेपी के नेता हैं वो एलजेपी से लड़ रहे हैं। भूमिया जाति जाते हैं महाराजगंज में, भूमिया वोट बहुत ज्यादा। आप एलजेपी को देख रहे हैं, एलजेपी का बताइए कि एलजेपी का खाता भी खुल गया है क्या? एलजेपी कितने सीट लेके आएगी? अभी तक तो एक ही खुला है, आपका हिस्से का है। देखिए एलजेपी आप बताइए, आप लोग ही तो सब तय करेंगे, आगे फंसेगा तो एलजेपी तय करेगा। जी देखिए एलजेपी तो बार बार ये कह रही है कि उसका जो मकसद था वो था नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करना, असंभव नीतीश का जो नारा दिया उसको पूरा करना। हालांकि एलजेपी का ये कहना है कि 50 से 60 सीटों पर वो जेडीयू को डैमेज कर रहा है। हालांकि 5 सीट एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ भी अपनी उतारी है। उसमें रोसड़ा है जहां से खुद कृष्णराज हैं जो कि चचेरे भाई हैं चिराग पासवान के। उसके अलावा जैसे कि जो बाकी सीटें हैं, अभी तो बाबू बरी में है, मधुबनी में उनका एक। मैं मधेपुरा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ पर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। अच्छा, यहाँ पर आप शरद यादव की बेटी जो है वो अपनी राजनीतिक पारी को आगे, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। सिंहेश्वर इसलिए आरजेडी की सीट पर वो आगे चल रही हैं। मधेपुरा में भी यही तस्वीर आनी थी। हालांकि यहाँ पर पप्पू यादव ने खूब जमकर प्रचार किया, लेकिन जैसा कि हमने कहा ना कि शायद यहाँ पर थोड़ा सा अभी दिखाई देगा, ये ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। जो अभी जेडीयू के पास है वो थोड़ा सा बदल सकता है। अब आलमनगर में भी मुस्लिम वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है, तो यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर मुस्लिम और यादव होने वाले हैं। इसलिए आलमनगर में भी आरजेडी आगे चल रही है, इसमें कोई डाउट वाली स्थिति दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, लेकिन अभी अगर देखें तो समस्तीपुर के 10 और सुपौल की 5 सीटों पर अभी कोई भी रुझान सामने नहीं है, इसलिए इस क्षेत्र के बारे में कहना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जब आप मधेपुरा और सहरसा की बात करते हैं और यहाँ पर जो हरा रंग है ये कितना ज्यादा और गाढ़ा हो जाएगा ये कहना मुश्किल हो सकता है। और ये सीटें पारंपरिक तौर पर आरजेडी यहाँ पर अपना बहुत बनाते रहती है और ये पहले से एक तरह से स्थापित है कि आरजेडी यहाँ पर अच्छे तरीके से अपनी ये 2 सीटें तो नहीं चेंज होगी, ये ट्रेंड में आगे ही रहेंगी। आलमनगर और सिंहेश्वर में आरजेडी ही आगे रहेगी। देखिए ट्रेंड्स में हम हाफ सेंचुरी के ऊपर जा चुके हैं। 54 सीटों के ट्रेंड्स इस वक्त आप देख रहे हैं। 30 पर महागठबंधन और 23 पर एनडीए आगे चल रहा है और एलजेपी 1, 23, 30 और 1 अन्य में अभी कोई खाता नहीं जुड़ा है। मुजफ्फरपुर से एक ट्रेंड है, बीजेपी के सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से आगे चल रहे हैं। और नीचे आप देख रहे हैं पार्टी वाइज, बीजेपी 17 है, आरजेडी 21 है, 6 पर जेडीयू, 6 पर कांग्रेस और एलजेपी 1 पर आगे चल रही है। ये जो मुजफ्फरपुर का ट्रेंड और आप देख रहे हैं, इससे बीजेपी को भी अभी झटका लग रहा होगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सुरेश शर्मा हार सकते हैं। वहां पे वोटिंग बहुत कम हुई है, उनके अपने जो वोटर्स हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले। बिल्कुल, लेकिन अभी ये शुरुआती ट्रेंड्स जैसा कि हम कह रहे हैं, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले। ये कह भी रहे थे कि हम एलजेपी। चलिए मैं फिर भी एक बार जो सीएम कैंडिडेट है तेजस्वी यादव, उनकी सीट की बात हम करेंगे। राघोपुर से तेजस्वी यादव जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य किसी को नहीं है। और तेजस्वी यादव की पहले भी यही सीट रही है, उनका लीड करना कहीं से कोई आश्चर्य नहीं है। मार्जिन की जरूर बात होगी जब ये सीट डिक्लेयर होगी उसके बाद। इसका अब सीएम कैंडिडेट कहीं से लड़ता है, उसका प्रभाव भी तो आसपास रहता है। और ये राघोपुर इतनी सुरक्षित सीट है कि इसमें तेजस्वी को देखने की भी जरूरत नहीं थी, दोबारा जाने की भी जरूरत नहीं थी। इस बात के बावजूद कि 2010 में राबड़ी देवी वहां पे हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत सुरक्षित सीट थी। लेकिन आइए जरा अच्छा बेतिया में जरा जोड़ना चाह रहा हूं अजय जी, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बेतिया में बीजेपी आगे चल रही है और ये जो सीट है ये कांग्रेस की सीट है। और यहां से अब देखिए कि रेणु देवी जो बीजेपी की है बेतिया यहां पर, और हम जब गए थे लोगों से जब बातचीत हुई थी वहां पर हमने यादव वोटर्स के अंदर देखा था कि वो बीजेपी को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। और उसमें मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर काम कर रहा था। अभी आप इसका विपरीत उदाहरण दे रहे थे, तो जाति टूट रही है। लेकिन इसमें आपको एक दिलचस्प चीज बताऊं कि बेतिया के रेणु देवी जो कि बीजेपी की बहुत सीजन लीडर हैं, बिहार की प्रदेश अध्यक्ष इनके संजय जायसवाल वहीं से हैं, वो नहीं चाहते थे कि रेणु देवी को टिकट दिया जाए और आखिर में जाके रेणु देवी को टिकट मिला सुशील मोदी के चलते। तो बेतिया में ये चीज बहुत कॉमन थी कि रेणु देवी का टिकट कट रहा है और ऐसे में अगर वो जीतेंगे तो निश्चित तौर पर संजय जायसवाल को ज्यादा झटका लगेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर हम वैशाली की बात करें जहां एलजेपी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, राघोपुर में तो खैर हम मानते हैं कि क्या स्थिति है, लेकिन वैशाली के बाकी क्षेत्रों में एलजेपी क्या वोट कटवा के तौर पर होगी या दरअसल हम एलजेपी के उम्मीदवारों को आगे देखेंगे?
वोट कटवा और डैमेज करने वाले की स्थिति में ज़्यादा रहेगी। जैसे आप लालगंज की बात कर रहे हैं, लालगंज की सीट सीधे सीधे एलजेपी उसमें खराब कर रही है, और नित्यानंद राय जो कि देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनको कई जगह जाके ये कहना पड़ा कि मेरी इज्जत का सवाल है। मुजफ्फरपुर बीजेपी के लिए झटका है, खुद बीजेपी के लिए झटका है अपने आगे रहना। अगर ये आगे रहते हैं तो जरा समझाइए। ये नगर विकास मंत्री है सुरेश शर्मा, और इनके खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था लोकल में, और उसके चलते इनके अपने वोटर्स घर से बाहर नहीं निकले, ऐसा माना जा रहा है। तो बीजेपी ये मान के चल रही है कि मुजफ्फरपुर सीट हम हार सकते हैं। आमतौर पर बिहार में एक परिपाटी सी है कि अगर आप अपने नेता के पास अपने किसी काम कराने के लिए पहुंचे और वो चाय पानी के लिए भी आपको न पूछे, तो इसका मतलब आपका सूपड़ा साफ है। और यही स्थिति दरअसल कमोबेश मुजफ्फरपुर में है। आप किसी भी काम के लिए उनके पास पहुंच जाइए, चाय पानी तो दूर की बात है, एक गुड़ का दाना भी नहीं मिलता। चलिए 61 ट्रेंड्स हमारे पास हैं, और ये ट्रेंड्स अगर कुछ बता रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है। 35 पर आरजेडी प्लस आगे है और 26 पर एनडीए आगे चल रही है। सीमांचल की सीटें आपके सामने देखिए, आप पूर्णिया में, आमोर पर में कांग्रेस, बायसी में आरजेडी, किशनगंज के 3 ट्रेंड हमारे पास है, तीनों महागठबंधन के खाते में, ठाकुरगंज और कोचाधामन आरजेडी और किशनगंज कांग्रेस पार्टी के खाते में। कटिहार की भी एक सीट बलरामपुर की सीपीआई माले, ये भी गठबंधन के खाते में। अगर आप देखें तो कांग्रेस की एक और सीट आ गई है, प्राणपुर कांग्रेस। तो इस पूरे सीमांचल क्षेत्र में अभी तक आप बहुताय महागठबंधन का ही देख सकते हैं। तो 24 में से 60 ट्रेंड से सातों महागठबंधन के ट्रेंड। बिल्कुल, अभी तक जो स्थिति है वो सीमांचल में बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हम जो रुझान देख रहे हैं, अब धीरे देखिए आप आरजेडी प्लस का जो आंकड़ा है वो रुझान अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और गैप अब बढ़ रहा है। अभी तक हम कांटे का मुकाबला देख रहे थे, अब ये गैप बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या ये गैप इतना बढ़ जाता है कि उसे फिर पाटा नहीं जा सकता। सर, मुंगेर तो ये अपने आप में बड़ी दिक्कत है। आरजेडी के अविनाश कुमार हैं, हालांकि आरजेडी की ये सीट है और इससे पहले विजय कुमार विजय थे, उन्हें बदल के इन्हें सीट दिया गया। लेकिन मुंगेर एक ऐसी सीट है जो मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगी, जहां नीतीश कुमार से लेकर अफसरशाही से लोगों की बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि मुंगेर में जो दुर्गा विसर्जन के दौरान पूरा कांड हुआ देश ने देखा, और ऐसे में वोटर्स घर से ही नहीं निकले। मुंगेर में सबसे कम जो फर्स्ट चरण में वोटिंग हुई थी, 40 से 45% के बीच वोटिंग हुई, और इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो किसी को हुआ है वो जदयू को हुआ है, नीतीश कुमार को हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार पर आरोप लगाया जा रहा है कि अफसरशाही को बढ़ावा दिया, दुर्गा विसर्जन के लिए हमें आपने परमिशन नहीं दिया। आप वहां पर थी और आपकी रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने लगातार देखी थी। आप जरा ये बताइए कि दरअसल वहां पे कंफ्यूजन हुआ क्यों? दुर्गा विसर्जन को लेकर बिहार में लाठीचार्ज हो जाए, यह अप्रत्याशित सी बात है, ये हुआ क्यों? बेसिक रीजन यही है कि अफसरों को लेकर वहां के जितनी भी डीएम और एसपी थे उस समय की, उन्हें लेकर नाराजगी थी कि इलेक्शन की तैयारियों के दौरान परमिशन मांगा गया था कि आप अगर 28 को इलेक्शन है पहले चरण का, तो आप 28 की परमिशन दे दीजिए। लेकिन वहां के जो शासन अधिकारियों ने इस चीज की परमिशन नहीं दी और वोटिंग के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी विसर्जन करवाया, और मुंगेर में दुर्गा विसर्जन का जो महत्व है उससे पूरा देश भली भांति जानता है। तो ऐसे में मुंगेर की जनता वोटिंग के लिए निकली, सिर्फ 40 to 45% लोगों ने वोट किया। एक चीज अभी तक इन ट्रेंड से साफ हो रही है, वो ये है कि जेडीयू बहुत पिछड़ रहा है बीजेपी की तुलना में। हम जेडीयू की तुलना केवल बीजेपी के साथ करें, मुझे लगता है यही सही है। और उसके साथ साथ हमें जेडीयू की तुलना उसके पिछले परफॉर्मेंस से भी करनी होगी। अगर देखिए आप, तो जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी थी 2015 में, हालांकि उस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ थे, लेकिन 70 सीटों के आसपास जेडीयू के पास थी। अगर वो जेडीयू आज अभी डबल फिगर तक भी नहीं पहुंच पा रही है इस अर्ली ट्रेंड में, तो वाकई में यह मानना पड़ेगा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी मुखर तरीके से, लेकिन अगर क्या जेडीयू की हैसियत एनडीए में वो होने जा रही है जो कांग्रेस के महागठबंधन में? ये इतना तो नहीं सोचा होगा नीतीश कुमार ने। शायद इस बार नीतीश कुमार को भी इस बार का अंदाजा है कि कांग्रेस से भी शायद खराब स्थिति उनकी हो सकती है अगर गठबंधन के आधार पर देखें तो। अच्छा, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं सौरभ, आपने बहुत जो इंपॉर्टेंट बात बोली है इसमें कि जेडीयू के साथ ऐसी हालत क्यों हो रही है। अगर आप सभी सीटों को देख ले, 243 सीटों में से बीजेपी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कौन खड़े? ज्यादातर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और जेडीयू के सामने है आरजेडी के ज्यादा उम्मीदवार। तो ऐसे में एक ट्रेंड ये माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने ज्यादातर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो गिरेंगे, और जेडीयू के सामने आरजेडी है तो हो सकता है उसकी सीटें कम आएंगी। ये भी एक कहीं ना कहीं पॉइंट रखा गया है। अच्छा, लखीसराय की यहां पर कटिहार प्रॉपर में बीजेपी का आगे होना, कटिहार में बीजेपी का आगे, कटिहार से बीजेपी के सांसद भी रहे हुए हैं, कटिहार से तो बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, तो इसलिए कटिहार में बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं है। लोकल कटिहार में दरअसल वो ध्रुवीकरण की राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर सामने रहती है, इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ज्यादा बढ़त मिलती है, और
इसमें कहीं कोई वो दुविधा की स्थिति नहीं, क्योंकि यहाँ तकरीबन 36% मुसलमान वोट है और ये अपने आप में महागठबंधन के साथ जाता है। और उस स्थिति में जो पोलराइजेशन का फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को पारंपरिक इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि यहाँ विजय कुमार सिन्हा वो ऑलरेडी यहाँ पर लेबर मिनिस्टर हैं, यानी कि उनका ये कह सकते हैं कि पांचवी या चौथी बार वो फिर से चुनावी मैदान में है। पहले जब हम लोग वहां पर गए थे, लोगों के अंदर नाराजगी थी कि अब जैसे लखीसराय में घुसेंगे, अंदर सड़कें इतनी कम है, छोटी तंग गलियां हैं, वहां से जाना पड़ता है। अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अगर यहां पर फिर से वो जीत जाते हैं विजय कुमार सिन्हा, तो हैरानी होगी कि आखिरकार लोगों की इतनी नाराजगी होने के बाद भी। देवेंद्र, आप तो लखीसराय गए होंगे। 9 पर है, कांग्रेस 11 पर होगी है। तभी मुझे लगा विजय लक्ष्मी खड़ी क्यों हुई है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी 22, जेडीयू 9, आरजेडी 26, कांग्रेस पार्टी 11। अगर 72 ट्रेंड्स में कांग्रेस 11 पर अभी लीड कर रही है, ये बड़ी बात है। और स्ट्राइकिंग रेट अगर इसको हम माने तो बहुत अच्छा है कांग्रेस पार्टी का। अगर शुरुआती रुझानों को अगर हम माने तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन अभी ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं, देखना पड़ेगा आगे जाकर के इसमें से कितना जो है वो नतीजों में कन्वर्ट होता है। लेकिन उम्मीद जरूर कांग्रेस पार्टी करी, और इसीलिए मैंने आपको बताया 2 महासचिव ऑलरेडी पहुंच गए हैं बिहार में चीजें अरेंज करने के लिए। उनकी स्क्रिप्ट दोनों तरफ की तैयार है या जीत वाली लेके गए? जीत वाली स्क्रिप्ट लेके गए हैं ताकि अपना जो फ्लॉक है उसको यूनाइटेड रख सके, कोई इधर उधर ना जा सके। अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो उसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी। लेकिन हाँ, ये जो इनिशियल ट्रेंड्स हैं, 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, जरूर बता रहा है किस तरह का मूड वहां पर है महागठबंधन की। अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी भी इतना एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि इनिशियल ट्रेंड्स में इतनी सीटों पर वो आगे जाएंगे, क्योंकि 25 से 30 वो खुद मानकर चल रहे हैं ऐसी सीटें होंगी जहां पर वो एक और सवाल है, कांग्रेस की बात करें। आनंद, एलजेपी 1 पर अटका हुआ, इधर आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर फंसा हुआ चुनाव है तो बीजेपी चाहेगी